can have a look. There are the objectives of accounting. Means why accounting is done. हम accounting क्यों करते हैं? What are the reasons? What are the purposes of doing the accounting? Right? तो there are few points given here. सबसे पहला point दिया हुआ है to maintain systematic record of business transaction. ठीक है ना. अब एक बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. अब सभी ट्रांजैक्शंस को याद तो नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, तो उनको हमें लिखना पड़ेगा. ठीक, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कौन सा ट्रांजैक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ठीक है ना, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम देख सकें, ठीक है ना. तो अगर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं सिस्टमेटिक, तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है. सो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. राइट. देखिए, आपकी लाइफ में आप कितने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति. लेकिन एक बिजनेस फर्म की जवाबदेही है सरकार के प्रति, जनता के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने इन्वेस्टर्स के प्रति, अपने सप्लायर्स के प्रति. तो उनको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है. उनको टैक्स भी देना होता है सरकार को, ठीक है ना, तो रखना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. अब देखिए, बिजनेस कर रहे हैं, कोई धर्मशाला तो खुली नहीं है, ठीक. तो बिजनेस की बात होती है तो एक ही चीज़ नज़र आती है हमें, दैट इज़ प्रॉफिट. कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट, राइट. तो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपने साल के अंत में प्रॉफिट कमाया या लॉस भुगतना पड़ा? जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा था अकाउंटिंग का, उसके थ्रू हम पहुंचते हैं कि हमने भाई प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया, राइट. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना. अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे पता चलता है? हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ओके. और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है? हम बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट. बैलेंस शीट में क्या होता है? एक साइड हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस को चुकानी है, और दूसरे साइड हमारी एसेट्स होती हैं जो लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए बिजनेस के पास है, ठीक है ना. अब एसेट्स कई तरह की हो सकती है. जब हम बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ओके. तो अब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन. याद रखिएगा, बैलेंस शीट हमेशा हमको क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. यानी कि जो हमने लायबिलिटीज़ बिजनेस के ऊपर की हुई हैं, उसको चुकाने के लिए हमारे पास एसेट्स किस किस फॉर्म में मौजूद हैं. यानी आज की डेट पे अगर हम बिज़नेस बेचना चाहें तो कितना पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना, लायबिलिटीज़ वगैरह चुकाने के बाद कितना बच जाएगा? दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल पोजीशन. इसे आप किसी भी डेट पे देख सकते हैं. जनरली एट द एंड ऑफ every year it is seen, right, what is the financial position of the business. Means at this date if you want to sell your business, then how much amount you are going to get, ठीक है ना. तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में समझेंगे लेटर ऑन. तो ये भी जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़. अभी हम जो स्टेप डिस्कस कर रहे थे, टू कम्युनिकेट दी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये यही पॉइंट है. क्योंकि कई बार हमें डिफरेंट पार्टीज़ को, जैसे कि लोन लेना है तो बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, टैक्स चुकाना है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट में माल लेना है अपने क्रेडिटर से, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना. तो डिफरेंट पार्टीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अपने अकाउंट्स के बारे में कि आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है, कितना टर्नओवर है, एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सब करने के लिए तो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, राइट. सो दैट इज़ व्हाई अकाउंटिंग इज़ नीडेड, ओके. अनदर वन इज़ गिवन to prevent and detect errors and frauds. That is again the important point, ठीक. क्योंकि बिजनेस में अकाउंटेंट गलती कर सकता है, कोई एम्प्लॉय गलती कर सकता है, कोई पैसे की हेरा फेरी कर सकता है, ठीक है ना.
तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा आया, कितना चला गया, कितना फ्रॉड हो गया, क्या क्या एरर हम लोगों ने की, ठीक है ना। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है, ठीक है ना। आप नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ स्मॉल शॉप। स्मॉल शॉप क्या होती है, उसमें हर ट्रांजैक्शन का तुरंत तो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ठीक है ना। अब मान लीजिए दुकान पे कोई 10 रुपये की चीज़ बिकी, उसके बाद 50 की बिकी, उसके बाद 100 रुपये की बिकी, दिन भर में पता नहीं कितनी आइटम्स बिक गए। अब किसी व्यक्ति ने जो आपकी दुकान पे काम करता है उसने, ठीक है, क्या किया, जो ड्रॉर था उसमें से मुट्ठी भर के पैसे निकाल लिए, ठीक है ना। चलिए आप ओनर हैं, आपको पता चला कि भाई गल्ला आपका ज़्यादा भरा हुआ था, अब कम भरा हुआ है, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता सकते हैं कि कितने रुपए का फ्रॉड हुआ? मेमोरी याद करते जाइए, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने बिलिंग की है, ठीक है, वही बात आ गई ना यहाँ पर कि अगर आपने अकाउंट मेंटेन किया है, ठीक है, अगर आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ठीक है, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने का फ्रॉड हुआ है, ठीक है। गड़बड़ भी अगर हो रही है टोटल वगैरह करने में तो उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाई अकाउंटिंग इज डन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं? देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीचर्स भी कहीं ना कहीं फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या इनको हम मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को मैनेज करना मतलब अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना, ठीक, ऑपरेशन टाइमली चलाना, ओके, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, ठीक, अपने कंपेटिटर्स के साथ बीट करना, बहुत कुछ आता है मैनेजमेंट के तहत, ओके। तो उसके लिए अकाउंटिंग मददगार होती है कि आपको कुछ भी नया करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, राइट। अब डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? ऐसे ही कुछ भी आया दिमाग में वो तो नहीं लिया जा सकता ना, ठीक है ना। तो पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होगा, जो कहाँ से मिलेंगे आपको, अकाउंटिंग से मिलेगी, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में अकाउंटिंग हेल्प करता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये भी है, कभी भी आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा है, ठीक है ना। एक एक पैसे का हिसाब है और सिस्टमैटिक है, कब कहाँ किस चीज़ में क्या खर्च हुआ वो सब कुछ हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये भी एक फ़ायदे वाली बात है, अगर अकाउंटिंग ना होती तो शायद कर ही नहीं पाते उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्म्स अबाउट प्रॉफिट और लॉस। यस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट एडवांटेजियस पॉइंट। प्रॉफिट और लॉस के बारे में इन्फॉर्म करती है अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और या फिर कितना लॉस हुआ, ठीक है ना। इन्फॉर्म्स अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए मैंने कहा था कुछ पॉइंट्स कॉमन आएंगे, ठीक है ना, जो आपको फीचर से भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव से भी मिलेंगे। सो दीज आर दी कॉमन पॉइंट। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, जो भी हमने डिस्कस किया कि कभी भी हमें बेचना पड़े, ठीक है, तो हमें जानकारी मिल जाती है कि आज की डेट में हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, या लोन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। समझते हैं इसको, ठीक, यानी कि आप जानना चाह रहे हैं कि आपने इस बार क्या गलती की, तो आप पिछली साल की अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स और इस साल के अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को जब सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ गड़बड़ हुई, राइट। क्या बदलाव आपने किया जो नहीं करना चाहिए था, या कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, तो कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, ठीक है। अभी कंपैरेटिव स्टडी के दो आस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि अपनी फर्म का पुराने सालों से कंपेयर करना, और दूसरा ये अपनी फर्म का दूसरी फर्म से कंपेयर करना। ये भी हो सकता है सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस है, आपका कंपेटिटर है, आप उसके साथ
अपनी रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं व्हेन इट इज़ देयर इन दी पब्लिक डोमेन, ठीक है ना, तो उससे भी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी तभी तो हो पाएगी जब आप कुछ मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग मदद करती है किसके लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है, जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, तो अब आप कितना टैक्स देंगे, आप अपनी मर्जी से टैक्स नहीं भरते हैं, आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टैक्स भरते हैं। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले तय होती है, फिर गवर्नमेंट के रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी तो तब पता चलेगी जब आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेंगे, कितनी आपकी इनकम है और कहाँ कहाँ आपने पैसा खर्च किया, और इनकम टैक्स के तहत कुछ प्रावधान हैं जिसमें आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो आपने वो क्या क्या सुविधाएं ली, ठीक है ना, तो वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होगा अकाउंटिंग में, तो कहीं ना कहीं आपकी मदद होती है टैक्स लायबिलिटी को असेस करने में, ओके। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ओके। कई बार इश्यूज हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो अकाउंटिंग, देखिए ओरल की बात याद नहीं रहती है, किसने क्या कहा था, किसने क्या दिया था, नो रिकॉर्ड, कोर्ट डज नॉट बिलीव दैट। कानून किसको मानता है, सबूत, ठीक है, और वो भी रिटन में होना चाहिए। तो अकाउंटिंग जो है आपके पास रिटन में सबूत है हर चीज़ का, ठीक है ना, एंड दैट इज वैलिड इन द कोर्ट, ओके। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है, यानी कि आपको, अभी हम बात कर रहे थे ना फाइनेंशियल पोजीशन की, अगर आपको अपने बिजनेस को बेचना है, सेल करना है, तो अकाउंटिंग अगर आपने की है तो आप जानकारी लगा पाएंगे कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू इस वक्त क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आपका बिजनेस को सेल आउट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल पोजीशन की मदद से हमें लोन लेने में मदद मिल जाती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे जाते हैं, आप भी लोन लेने जाएंगे बैंक में तो बैंक आपके इनकम स्टेटमेंट मांगेंगे, आपकी एक सैलरी वगैरह के स्टेटमेंट मांगेंगे अगर कुछ कमाते हैं तो, क्योंकि बैंक को श्योरिटी चाहिए ना कि जितना पैसा वो दे रहे हैं क्या आप उसे लौटा पाएंगे तो कब तक लौटा पाएंगे, ठीक है ना, वो पैसा डुबाने थोड़ी बैठे हैं अपना, ओके। सो हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, ठीक है ना। तो अगर आप रिकॉर्ड अपना मेंटेन करके रखेंगे, वो 3 साल के आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे और आप लोन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब देखिए बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक होता है व्यक्ति अकेला मालिक है, वो बिजनेस कर रहा है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। या फिर वो अपने साथ दूसरे लोगों को जोड़ लेता है, तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में अब क्या है कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, अब दोनों पार्टनर के बीच में हिसाब किताब होना है, ठीक है, तो हिसाब किताब बिना रिकॉर्ड्स मेंटेन किए तो नहीं हो सकता ना, सो दैट इज वाई हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये पॉइंट वहाँ से कॉमन किया गया है जो ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि एरर एंड फ्रॉड्स को पता करने के लिए भी या रोकने के लिए भी, ठीक है, हमारी अकाउंटिंग जो है यूजफुल होती है। यूजफुलनेस कह सकते हैं, एडवांटेजेस कह सकते हैं, मेरिट्स कह सकते हैं। सो ऑल दीज आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ओके। लेट्स मूव फर्दर। सो अब जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, है ना, जिनको हम डीमेरिट्स कहते हैं या डिसएडवांटेजेस कहते हैं। इन दोनों टर्म से बेहतर टर्म जो है वो क्या है, लिमिटेशंस। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी होती है जो सब कुछ कर दे, कहीं ना कहीं तक तो उसकी सीमाएं होती हैं ना। जैसे कि आपको मैं कहूँ कि भाई एक बॉल उठाइए और फेंकिए, तो जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना ही तो फेंक सकते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स में थोड़ी पहुंचा देंगे। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एवरीथिंग हैज़ सम लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ हद होती है। तो वही बात है कि अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिट्स हैं, हद हैं, वहीं तक अकाउंटिंग साथ देगी, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो लिमिटेशन के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। बावजूद इस लिमिटेशंस के अकाउंटिंग इज़ वेरी मच यूजफुल, ठीक है ना। तो समझते हैं। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली इनिशियली इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि हम
किन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फिनेंशियल होते हैं, जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें, राइट। अब क्वालिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओनर ऑफ बिजनेस इज ट्राइंग टू नो कि इस बार हमारा टर्नओवर घट गया, इसके पीछे कारण क्या है। उन्हें कोई कारण नहीं मिला, हमने वही सब कुछ किया जो पिछले साल किया था, उसके बावजूद ठीक है टर्नओवर घट गया। क्यों घट गया? अब उसके पीछे कारण क्या था? वो एक क्वालिटेटिव आस्पेक्ट था। आस्पेक्ट ये था कि जो अल्टीमेट कस्टमर्स के साथ डील होती थी, ठीक है ना, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था, ठीक है, उसने फ़िलहाल जॉब छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके जॉब छोड़ने से फ़र्क क्या पड़ा कि आप कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहे, ठीक, कन्विंस नहीं हो रहे तो टर्नओवर डाउन हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं होती है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी से संबंधित है, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उस एम्प्लॉय की वर्थ की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पॉजिटिव भी है ये एस्पेक्ट और नेगेटिव भी है, लेकिन अकाउंटिंग इसको क्या करती है, इग्नोर करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखिए, अकाउंटिंग जो हमको करनी होती है वो करनी होती है कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। जब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो फिलहाल ये मान लीजिए कि अकाउंटिंग आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये जोड़ना घटाना नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ डेबिट होनी है, क्या क्रेडिट होनी है, क्यों होनी है, किस अकाउंट में किस तरीके से एंट्री होती है, एसेट्स कहाँ दिखाई जाती हैं, कौन सी एसेट्स को टेंजिबल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है, कौन से कंसेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं, वो सब कुछ किस में आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक। बट कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनको माना जाता है और उनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो वही एक लिमिटेशन है कि भाई उसके आगे आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, एक आपने रूल बना दिया, बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, उसके आगे आप सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अकाउंट्स मेंटेन करता है वो अपना दिमाग लगा के भी कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है, यानी कि अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है पर्सनल जजमेंट से, ठीक है ना। पर्सनल जजमेंट का एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं आपने बिजनेस में एक मशीन खरीदी दैट कॉस्ट यू फॉर ₹5 लाख, ओके। अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि आपको इस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ की रिड्यूस करनी है, वो आप एज अ लॉस दिखा सकते हैं, एक एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन कितना हर साल घटेगा इसका कोई प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं है। इसके लिए पहले तय किया जाता है कि मशीन की लाइफ क्या है, वो कितने साल चलने वाली है। अब आपने एक एस्टिमेट लगाया कि जो मशीन हमने खरीदी है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना। एस्टिमेट लगा लिया, मान लीजिए मशीन 12 साल चल रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो पर्सनल जजमेंट के बेस पे एस्टिमेट लगाया है, अब कोई व्यक्ति हो सकता है 12 का 12 एग्जैक्ट लगा ले, ठीक है, कोई कैसे 8 साल लगा रहा है, ठीक है ना। सो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। देयर आर वेरियस सच काइंड ऑफ डिसीजंस, ओके, जिसमें पर्सनली इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक। तो ये भी एक दिक्कत है कि जितने लोग होंगे वो अपने हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इसमें ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको ध्यान से समझिएगा। हिस्टोरिकल मतलब पुराना, ऐतिहासिक, ठीक है। अब होता क्या है, हम जो बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं उसमें एसेट्स दिखाते हैं। जैसे कि अभी मैंने मशीन की बात की, ठीक है, मशीन 5 लाख रुपए की खरीदी, 1 साल हो गया, हमने 10,000 उसमें डेप्रिसिएशन काट दिया, अब कितनी वैल्यू बची उसकी, 4,90,000, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो
हमने डेप्रिसिएशन 10,000 घटा दिया, अब उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी बची हुई है 4,80,000। ओके, अब इसे हम अगर मार्केट में आज की रेट में बेचते हैं तो हमको इसके 2.5 लाख रुपये भी नहीं मिल रहे। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। यानी कि मार्केट में उसका रेट कितना हो गया है 2,50,000 और लेस देन दैट, बट इन आर बुक्स हम अभी भी उसने उसे कितना दिखा रहे हैं 4,80,000। सो दैट इज़ नोन एज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी कि जो कॉस्ट पे वो ख़रीदा गया था हम मान के चल रहे हैं कि ज़िंदगी भर उसकी कीमत उतनी रहेगी, बस केवल उसमें से डेप्रिसिएशन एक फ़िक्स रेट पे घटाते जाएंगे। ठीक है ना, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है, ये एक लिमिटेशन है। ठीक, ओके, क्योंकि देखिए होता क्या है, चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक, प्राइस लेवल चेंज को अकाउंटिंग कंसीडर ही नहीं करती है। ठीक है ना, या इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आज आपने किसी व्यक्ति को उधार माल बेच दिया, ठीक है, 20 लाख रुपए का बेच दिया, और वो आपको आज पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, वो आपको 6 महीने बाद पेमेंट करता है। तो आप मुझे बताइए 6 महीने बाद इस 20 लाख की वैल्यू 20 लाख ही है या कुछ घट जाएगी? सोचिएगा ज़रा, घट जाएगी ना, महंगाई बढ़ रही है लगातार। तो 20 लाख रुपए अगर आपको पहले मिलते तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहते। ठीक है ना, लेकिन आपने, आपकी पॉलिसी है क्रेडिट पॉलिसी, ठीक, आपने उधार 6 महीने तक दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब आपने दे रखा है उधार, अब 6 महीने बाद वो पैसा 20 लाख रुपए आता है, लेकिन आपका तो कायदे से नुकसान हो गया। ठीक है ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो प्राइस लेवल चेंज को रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंटिंग। ओके, दैट इज़ व्हाट द लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है ना, है बड़ा मज़ेदार टर्म ये विंडो ड्रेसिंग। यानी कि आप क्या कर देंगे, अपनी खिड़की को ड्रेस करके रखेंगे। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर से झांकना चाह रहा है आपके कमरे में खिड़की के थ्रू। ठीक है, और खिड़की अगर आपने सजा के नहीं रखी हुई है, ठीक है, गंदी संदी पड़ी हुई है, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आपका घर बिल्कुल गंदा संदा ही होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसने अपनी विंडो बहुत सजा के रखी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई घर बहुत साफ़ सुथरा होगा, अच्छा होगा। यहीं से ये पॉइंट निकल के आया है विंडो ड्रेसिंग। ओके, अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ठीक, सो दैट द ट्रू पिक्चर इज हिडन एंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज शोन टू द पीपल और अदर स्टेक होल्डर्स। ओके, यानी कि जो असली में नहीं है वो भी कई बार दिखा दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको बैंक से लोन चाहिए, ठीक, और आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी सेल्स ज़्यादा। ठीक है, 31 मार्च को आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपकी सेल 1 अप्रैल को होने वाली है। आपने उसे 31 मार्च में शामिल कर लिया, दिखा दिया आपने अपने रिकॉर्ड्स में, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ जाए और आपको लोन्स मिलने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, सो दिस इज़ ऑल्सो डन, दिस इज़ नोन एज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है ना, यानी कि आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके कुछ अच्छा अच्छा दिखा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, जिससे कि आपको एडवांटेजेस मिल सके। ठीक, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इन एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस। अब समझते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंटिंग बता रहा है, लेकिन इन एग्जैक्ट कैसे बता रहा है? इन एग्जैक्ट ऐसे बता रहा है कि देखिए, आप एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो वो तो तब पता चलेगा ना जब बिजनेस क्लोज होगा। बिजनेस में बहुत सारा पैसा तो यूँ ही फंसा रहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे आपको बता दिया जाता है, उसमें कैश भी ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट भी होता है, कुछ पैसा भी आपको हाथ में ही नहीं मिला। से फॉर एग्जांपल कि आपने जो भी हमने एग्जांपल लिया था कि 20 लाख रुपए का माल उधारी में बेच दिया, अब वो तो हाथ ही नहीं आया, लेकिन ये दिखाएगा आपका अकाउंटिंग कि भाई आपको आपकी 20 लाख रुपए की सेल हो गई है। ठीक है ना, अब मान लीजिए जब रिकवरी करनी बैठे तो हमको 19 लाख ही रुपये मिले, तो 1 लाख तो आया ही नहीं, हम तो दिखा चुके भाई हमने तो सेल कर दी। ठीक है ना, फिर उसके लिए दूसरे प्रावधान करने पड़ेंगे, दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन अकाउंटिंग जो है हमको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस भी टाइम पे हम देख रहे हैं, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता है, इन एग्जैक्ट बताता है।
क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस केवल तब निकाला जा सकता है व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड, राइट। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। अब देखिए, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कभी महंगाई लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, कभी कुछ आता ही रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि जो पिछले साल में हमने किया था उसके बेसिस पे, फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर के लिए अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर का अंदाज़ा मारें तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑल द टाइम, ठीक है। अनसुटेबल है क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक। लास्ट ईयर हमको जिस रेट पे रॉ मटेरियल मिला था सेम रेट पे इस बार मिले, इट इज़ नॉट गारंटीड, ठीक है। क्यों? पेट्रोल डीजल के दाम हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम घटते ही हैं, ठीक है। तो बदल जाता है, ठीक। तो अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। सो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस अकाउंटिंग इज़ वेरी मच यूजफुल, ठीक है। कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, चांद में भी दाग है। राइट फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Very soon I am going to meet you in the another video taking the concept of accounting further. Till then, thank you, bye bye.